आज की इस गहन पड़ताल में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जो सच में जितना विशाल है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। हाँ, बिल्कुल। और आज के हमारे स्रोत बहुत ही विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। जी, तो शुरुआती एक बहुत बड़े और हैरान करने वाले मिथक को तोड़ने से करते हैं। भाई, बचपन से हम सभी ने भूगोल की किताबों में पढ़ा है और यही मानते आए हैं कि गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से ही, मतलब अपनी शुरुआत से ही गंगा के नाम से जन्म लेती है। जो कि एक बहुत आम धारणा है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो एक बेहद विस्तृत डॉक्यूमेंट्री की ट्रांसक्रिप्ट है, उसके हिसाब से सच्चाई ये है कि गंगा असल में गंगा के नाम से पैदा ही नहीं होती। सही कहा। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज हमारा उद्देश्य कोई किताबी ज्ञान रटना या भूगोल का कोई नीरस पाठ पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इस नदी की आत्मा, इसके गहरे इतिहास और करोड़ों लोगों के जीवन से इसके जुड़ाव को समझना। ये एक रोमांचक यात्रा होगी, बर्फीले पहाड़ों के ऊंचे शिखरों से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल मुहाने तक। और देखिए, इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि स्रोतों के जरिए हम ये देख पाते हैं कि कैसे कैसे एक प्राकृतिक जलधारा एक पूरी की पूरी सभ्यता की धुरी बन जाती है। ये सिर्फ भारत के नक्शे पर खींची गई कोई नीली लकीर नहीं है। मतलब ये एक बेहद जटिल, जीवंत और लगातार बदलने वाली प्रणाली है, जिसका अपना एक अलग ही चरित्र है। तो चलिए, बिना देर किए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और वहीं चलते हैं जहां से कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जैसा कि हमेशा से गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा का स्रोत माना जाता है, लेकिन लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री की ट्रांसक्रिप्ट है वो साफ तौर पर बताती है कि वहां से जो मुख्य धारा बर्फ पिघलने से निकलती है वो असल में गंगा है ही नहीं। जी, उसे भागीरथी कहा जाता है। हाँ, भागीरथी। यानी ये कहानी का सिर्फ एक सिरा है, मतलब एक मुख्य किरदार है जो अपना सफर अभी शुरू कर रहा है। और यहाँ जो दूसरा पहलू जुड़ता है ना, वो इस कहानी को और भी विशाल बना देता है। भागीरथी के बिल्कुल समानांतर कहानी का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण किरदार कहीं और से अपनी यात्रा शुरू कर रहा होता है। अच्छा। जी, बद्रीनाथ के पास एक बेहद दुर्गम ग्लेशियर है जिसे सतोपथ ग्लेशियर कहते हैं। वहां से एक बिल्कुल अलग जलधारा जन्म लेती है, जिसे हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। तो असल में हमारे पास शुरुआत में दो अलग अलग नदियां हैं, एक तरफ भागीरथी और दूसरी तरफ अलकनंदा। गंगा का असली वजूद इन दोनों के ऐतिहासिक मिलन पर ही निर्भर करता है। क्या बात है। और भागीरथी से मिलने से पहले अलकनंदा का अपना एक बहुत लंबा और सच में किसी एडवेंचर जैसा सफर होता है। मैं तो इसे ऐसे देखता हूं जैसे अगर आज के संदर्भ में समझें तो ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लगता है। वीडियो गेम? वो कैसे? हाँ, मतलब जैसे जैसे वीडियो गेम का हीरो आगे बढ़ता है, उसे नए नए पावर अप मिलते जाते हैं ना, उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है और वो ज्यादा ताकतवर होता जाता है। अलकनंदा भी पहाड़ों से नीचे उतरते हुए ऐसे ही कई पावर अप लेती है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत सटीक है। और इसी सफर को पंचप्रयाग कहा जाता है। बिल्कुल। ये तुलना स्रोतों में दी गई जानकारी को बहुत अच्छे से समझाती है। ये पंचप्रयाग असल में गंगा बनने की एक भव्य तैयारी है, जहां अलकनंदा लगातार अपनी जल क्षमता को दुगुना तिगुना कर रही है। तो चलिए इस सफर को क्रमानुसार देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहला संगम विष्णुप्रयाग में होता है। यहाँ जोशीमठ के पास धौली गंगा नाम की एक बहुत ही तेज नदी आकर अलकनंदा से मिलती है। मतलब ये पहला बड़ा पावर अप है, जल स्तर का उछाल। एकदम सही। इसके बाद अलकनंदा और शक्तिशाली होकर घाटियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है और पहुंचती है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है, राइट? जी, यहाँ नंदाकिनी नदी अपना पूरा पानी अलकनंदा की मुख्य धारा को सौंप देती है। और इसके बाद तीसरा संगम आता है जिसे कर्णप्रयाग कहते हैं। यहाँ जो पिंडारी ग्लेशियर से बहकर आने वाली पिंडार नदी है वो अलकनंदा में समा जाती है। अब तक तो भाई अलकनंदा कोई छोटी पहाड़ी धारा रही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, वो बहुत विशाल और गहरी हो चुकी होती है। और फिर आता है चौथा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाटकीय हिस्सा। नाटकीय क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां केदारनाथ की घाटी से बहकर आने वाली मंदाकिनी नदी का अलकनंदा से मिलन होता है। अच्छा। स्रोतों में इस जगह का वर्णन बहुत ही गहराई से किया गया है। मंदाकिनी का जो स्वभाव है वो बहुत ही अशांत, उग्र और तेज बहाव वाला है। वो पहाड़ों को काटती हुई बहुत शोर के साथ आती है। और अलकनंदा? अलकनंदा का स्वभाव अपेक्षाकृत शांत और स्थिर है।
इन दोनों का ये संगम एक अद्भुत भौगोलिक घटना है जो नदी के चरित्र में एक नया संतुलन लेकर आती है। तो इन 4 नदियों की असीम शक्ति और पानी को अपने भीतर समेटकर अब अलकनंदा उस जगह पहुंचती है जिसे हम इस पूरी यात्रा का द ग्रैंड फिनाले कह सकते हैं। देवप्रयाग। हाँ, देवप्रयाग। देवप्रयाग का दृश्य स्रोतों में इतना सजीव बताया गया है कि कोई भी उसे अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकता है। एक तरफ से पहाड़ों को चीरती हुई मटमैले रंग और बेहद तेज बहाव वाली भागीरथी आ रही है, और दूसरी तरफ से अपने साथ 4 बड़ी नदियों का जल समेटे शांत और गहरे नीले पानी वाली विशाल अलकनंदा आ रही है। जब मटमैले और नीले पानी की दोनों धाराएं आपस में टकराती हैं और एक होती हैं तो वो दृश्य वाकई अविस्मरणीय होता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही वो ऐतिहासिक और भौगोलिक बिंदु है जहां पहली बार इस विशाल और मिलीजुली धारा को आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम मिलता है। क्या बात है! देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का ये मिलन ही गंगा का असली जन्मस्थान है। पहाड़ों के इतने कठिन रास्तों से गुजरते हुए अलग अलग धाराओं का एक जगह आना और फिर एक नया नाम पाना, ये अपने आप में किसी महाकाव्य या एक लंबी तीर्थ यात्रा जैसा है। सच में। तो अब पहाड़ों में एक लंबा संघर्ष और मिलन तय करने के बाद अंततः गंगा वजूद में आ चुकी है जी। और फिर आता है हरिद्वार। ये वो जगह है जहां ये पहली बार पहाड़ों की संकरी घाटियों से उतरकर उत्तर भारत के खुले मैदानों में प्रवेश करती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल। मैदानों में आने के बाद इसे एक विशाल नदी प्रणाली में बदलना होता है, और इस रिवर सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हिमालयी नदियां जो बाएं किनारे से आकर मिलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां जो दाएं किनारे से आती हैं, उन्हें अलग अलग करके देखा जाए। यह जिसके किनारे बरेली जैसा प्रमुख शहर बसा है और आगे चलकर ये कन्नौज के पास गंगा में विलीन हो जाती है। रामगंगा। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प नदी का जिक्र आता है, गोमती। गोमती। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आमतौर पर यही माना जाता है कि उत्तर भारत की हर बड़ी नदी किसी न किसी बर्फीले ग्लेशियर से ही निकलती है। हाँ, पहाड़ों से बर्फ पिघलती है और नदी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन गोमती हिमालय से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के मैदानी इलाकों से निकलती है। ये पूरी तरह से भूजल और मानसून पर निर्भर नदी है जो इसे बाकी हिमालयी नदियों से बिल्कुल अलग बनाती है। अरे वाह, ये जानकारी तो भाई कई लोगों के लिए एकदम नई होगी। इसके अलावा हिमालय की तरफ से, विशेष रूप से नेपाल से, कुछ बेहद विशाल नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। हाँ, घाघरा है जी, जिसे नेपाल में करनाली कहा जाता है। ये अपने साथ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आती है। फिर गंडक है जो पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है। बिल्कुल। लेकिन इन सब हिमालयी नदियों में एक नाम ऐसा है जो हमेशा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है, कोसी नदी। मैंने हमेशा सुना है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। जी, सही सुना है। अब मुझे एक बात बताइए, बाढ़ तो भारत की बहुत सी नदियों में आती है। असम में ब्रह्मपुत्र से भी भयंकर बाढ़ आती है। फिर कोसी ही इतनी कुख्यात क्यों है कि उसे इतना खौफनाक नाम दे दिया गया? ये सवाल बहुत लाजमी है और जो हमारी डॉक्यूमेंट्री की ट्रांसक्रिप्ट है वो इसका बहुत वैज्ञानिक कारण समझाती है। देखिए, कोसी की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ पानी की अधिकता या बाढ़ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असली चुनौती है इसका अपना रास्ता बदलना। होता यह है कि कोसी जब ऊंचे हिमालय से नीचे आती है तो पानी के बहाव के साथ बहुत भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट, रेत और मिट्टी बहाकर लाती है। और जब नदी अचानक पहाड़ों से सपाट मैदानों में प्रवेश करती है तो पानी की गति धीमी हो जाती है और वो सारा मलबा नदी के ही तल में जमा होने लगता है। ओहो, मतलब नदी अपने साथ इतनी मिट्टी ला रही है कि उसका अपना ही रास्ता उस मिट्टी से ब्लॉक हो जाता है। ठीक यही होता है। तल पूरी तरह गाद से भर जाने के कारण पीछे से आ रहे पानी को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलता। बाप रे। ऐसे में पानी दबाव के कारण एक नया रास्ता तलाश लेता है और नदी अपनी दिशा बदल देती है। सोचिए, ये अंदाजा लगाना ही मुश्किल है कि नदी कब कहां से बहने लगे। ओ, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत। एक साल जो नदी किसी गांव के पूर्व दिशा से कुछ किलोमीटर दूर बह रही थी, अगले ही साल भारी बारिश के बाद वो अचानक दिशा बदलकर उस गांव के बीचों बीच से बहने लगे। इस अप्रत्याशित तबाही के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो सच में किसी भी इंसान को डरा देने वाली स्थिति है। खैर, तो हिमालय से इतना भारी मात्रा में पानी और गाद आ रहा है, लेकिन दक्षिण से क्या हो रहा है? जो प्रायद्वीपीय नदियां दाएं किनारे से आकर गंगा में मिलती हैं, उनका भूगोल भी तो काफी अलग है। बिल्कुल अलग है। इनमें सबसे बड़ा नाम जाहिर तौर पर यमुना का ही है।
हाँ, यमुना गंगा की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यमुनोत्री से निकलने के बाद ये एक बहुत लंबे समय तक गंगा के बिल्कुल समानांतर ही बहती रहती है। जी। दिल्ली, आगरा जैसे बड़े शहरों से होते हुए ये अंततः प्रयागराज में आकर उस ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। वो संगम तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल, लेकिन दाएं किनारे से आने वाली एक और नदी है जिसका सफर भूगोलीय नजरिए से किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कौन सी? ये है सोन नदी। अगर हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियों का पैटर्न देखें तो ढलान के कारण ज्यादातर नदियां या तो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। सही बात है। लेकिन सोन नदी का व्यवहार इन सब से उलट है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। जी, और वहीं से इसकी अनोखी यात्रा शुरू होती है। ये सीधे उत्तर दिशा की ओर बहना शुरू करती है, विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों और पठारी इलाकों को चीरते हुए। गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल, ये गुरुत्वाकर्षण के सामान्य ढलान के विपरीत उत्तर की ओर बढ़ती है और पटना के पास जाकर गंगा के विशाल बहाव में मिल जाती है। कमाल है। अच्छा, नदियों के इस तरह मिलने और बिछड़ने की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक और बहुत प्रसिद्ध नदी का नाम आ रहा है। कौन सी नदी? हुगली नदी। अक्सर कोलकाता शहर का जिक्र आते ही हुगली की बात होती है और एक आम धारणा यह है कि हुगली भी यमुना या सोन की तरह कहीं और से निकलकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी है। देखिए, ये एक बहुत ही आम भ्रम है जिसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। यहीं पर हमें भूगोल के दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बीच का वैज्ञानिक अंतर समझना होगा। कौन से शब्द? सहायक नदी, जिसे अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और वितरिका, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ओके। तो सहायक नदी वो होती है जो अपना पानी लेकर आती है और उसे एक मुख्य बड़ी नदी में जोड़ देती है, जैसे यमुना ने अपना पानी गंगा को दे दिया। समझ गया। लेकिन वितरिका इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। ये मुख्य नदी से ही पानी लेती है, उससे अलग होकर एक नई राह पकड़ती है और फिर अपनी एक अलग स्वतंत्र धारा बनाकर समुद्र की तरफ बहने लगती है। अच्छा। और पश्चिम बंगाल के फरक्का में जो होता है वो एक वितरिका का ही जन्म है। यहाँ गंगा का एक विशाल बंटवारा होता है। पानी का एक बड़ा हिस्सा लेकर मुख्य धारा सीधे बांग्लादेश की तरफ चली जाती है और जो दूसरी धारा वहां से कटकर दक्षिण की तरफ मुड़ती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, उसे ही हम हुगली कहते हैं। ओहो, मतलब अगर हुगली अपना पानी खुद किसी पहाड़ से नहीं ला रही बल्कि वो गंगा से ही पानी लेकर अलग हुई है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हुगली गंगा की कोई बहन नहीं है बल्कि वो गंगा की बेटी है। बिल्कुल। ये जानकारी सच में हमारे दिमाग में छपी हुई पूरी भौगोलिक तस्वीर को बदल कर रख देती है। ये बेटी वाली उपमा चीजों को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती है। और एक बार जब हम नदी के इस पूरे तंत्र को, इसके जुड़ने और बटने को समझ लेते हैं तो स्रोतों में उस सफर का जिक्र आता है जो ये नदी अलग अलग राज्यों और शहरों से तय करती है। जी। ये नदी कुल 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और आपको पता है हर राज्य में इसका मिजाज बिल्कुल अलग होता है। 5 राज्य। शुरुआत उत्तराखंड से होती है, जिसे हम इस नदी का बचपन कह सकते हैं। वहाँ पहाड़ों के बीच नदी में एक गजब की ऊर्जा है, एक चंचलता है। हाँ, और अगर शहरों की बात करें तो उत्तराखंड में ऋषिकेश को ही देख लीजिए। उसे दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है, लेकिन वहाँ नदी का बहाव इतना तेज है कि वो एडवेंचर और रिवर राफ्टिंग का बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। और वहाँ से थोड़ा ही नीचे आने पर हरिद्वार आ जाता है, जहाँ नदी खुले मैदान में उतरती है, शांत हो जाती है और वहाँ का पूरा माहौल गहरी आस्था का रूप ले लेता है। इसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो नदी के जीवन का सबसे लंबा हिस्सा है। जी, उत्तर प्रदेश में आकर गंगा एक परिपक्व नदी बन जाती है। इसका पाट बहुत चौड़ा हो जाता है और ये राज्य के बहुत बड़े भूभाग में सिंचाई और कृषि का सबसे प्रमुख स्रोत बन जाती है। किसानों के लिए जीवनदायिनी। बिल्कुल। यहाँ शहरों के साथ नदी का रिश्ता बहुत जटिल और कई स्तरों वाला है। जैसे कन्नौज अपनी इत्र बनाने की पुरानी कला के लिए जाना जाता है, जो इसी नदी के पानी पर निर्भर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है कानपुर का मामला। कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और चमड़ा उद्योग का ऐतिहासिक केंद्र है। हाँ, लेदर इंडस्ट्री। यहाँ अर्थव्यवस्था, रोजगार और उद्योगों की जरूरतें सीधे तौर पर नदी के प्रदूषण से टकराती हैं। ये एक ऐसा तनाव है जिसका सामना नदी को इस आधुनिक विकास के दौर में करना पड़ रहा है। ये विकास और पर्यावरण के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट और जमीनी उदाहरण है। खैर,
कानपुर से आगे बढ़ें तो प्रयागराज आता है, जो त्रिवेणी संगम के कारण आस्था का एक वैश्विक केंद्र है। जी। और फिर है काशी या वाराणसी। काशी के बारे में तो कहा जाता है कि ये शहर समय से भी ज्यादा पुराना है। वहां गंगा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि वो मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। वहां के घाट, वहां के सुबह और शाम की आरती, सब देखकर ऐसा महसूस होता है कि शहर और नदी अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ही विस्तार है। बहुत खूबसूरत बात कही। उत्तर प्रदेश के बाद ये नदी बिहार में दाखिल होती है और बिहार में आकर इसका रूप सबसे ज्यादा विशाल और डरावना हो जाता है। क्योंकि इसमें बाकी नदियां मिल जाती हैं। एकदम सही। इसका कारण यही है कि यहाँ तक आते आते इसमें घाघरा, गंडक और कोसी जैसी कई बड़ी नदियाँ अपना बहुत भारी पानी उंडेल चुकी होती हैं। बिहार की राजधानी पटना एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन स्रोतों में भागलपुर का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भागलपुर के पास विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। हाँ, ये हिस्सा मुझे ट्रांसक्रिप्ट में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा था। गांगेय डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन। देखिए, ये केवल एक जीव की बात नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो विज्ञान के नजरिए से डॉल्फिन की उपस्थिति किसी भी नदी के लिए बहुत बड़ा संकेत होती है। वो कैसे? क्योंकि डॉल्फिन केवल और केवल साफ और स्वच्छ पानी में ही जीवित रह सकती है। वो प्रदूषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा। इसलिए अगर नदी के किसी हिस्से में डॉल्फिन पाई जा रही है तो वो सीधे तौर पर उस नदी के स्वास्थ्य और उसके इकोसिस्टम के सुरक्षित होने का सबसे बड़ा और प्राकृतिक इंडिकेटर है। तो मतलब वो एक तरह से नदी का हेल्थ सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। बिहार के बाद ये विशाल नदी झारखंड में प्रवेश करती है, लेकिन ये सफर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। ये सिर्फ साहिबगंज जिले के किनारे को छूकर निकल जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई रास्ते से गुजरते हुए बस हेलो कहकर आगे बढ़ जाए। हाँ, बस छूकर निकल जाती है। और फिर आता है पांचवा और आखिरी भारतीय राज्य, पश्चिम बंगाल। जैसा कि हमने अभी हुगली नदी की चर्चा के दौरान जाना था, फरक्का नाम की जगह पर इस नदी का भविष्य तय होता है। जी। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे बसा कोलकाता शहर आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा गवाह है। ये कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। वहां नदी का रिश्ता सीधे तौर पर व्यापार, साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक पुनरागरण से जुड़ जाता है। और हुगली के समुद्र में मिलने से ठीक पहले हल्दिया आता है, जो एक बेहद आधुनिक और व्यस्त बंदरगाह है। और फरक्का से जो मुख्य धारा आगे बढ़ती है, वो भारत की सीमा पार करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जी। और बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम पूरी तरह से बदल जाता है। वहां क्या कहते हैं इसे? वहां गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। पद्मा। आगे चलकर ये पद्मा नदी एक और विशाल नदी जमुना से मिलती है। एक मिनट, जमुना दिल्ली वाली यमुना? नहीं, यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये भारत वाली यमुना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहा जाता है। ओह, तो ब्रह्मपुत्र ही जमुना है वहाँ? जी। और जब पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो उनकी संयुक्त विशाल जलराशि को मेघना कहा जाता है। मेघना। और अंततः यही मेघना नदी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी के खारे पानी में हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। तो पहाड़ों की शांत आध्यात्मिकता से शुरू हुआ ये सफर मैदानी इलाकों के औद्योगिकरण और अंततः एक विशाल डेल्टा के घने जंगलों पर जाकर खत्म होता है। भाई, इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटना चाहें तो हमारे स्रोतों के आधार पर 4 सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं, जो इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं ताकि ये जानकारी हमेशा याद रहे। बिल्कुल। पहला तो ये कि ये नदी कोई छोटी मोटी भौगोलिक हस्ती नहीं है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। दूसरा ये कि इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जीवनदायिनी अहमियत को देखते हुए साल 2008 में इसे आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य डॉल्फिन से जुड़ा है। जिस गंगा डॉल्फिन की हमने भागलपुर के संदर्भ में बात की, वो सिर्फ एक आम जीव नहीं है, बल्कि वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। जी। और चौथा, सबसे बड़ा तथ्य जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी कि गंगा गंगोत्री से नहीं निकलती, बल्कि ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के ऐतिहासिक संगम के बाद अपना नाम और असली अस्तित्व पाती है। सही बात है। और देखिए, आज के इस गहरे विश्लेषण का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें सूचनाओं के महासागर में बिना दिशा के डूबने से बचाता है। बिल्कुल। इस ज्ञान को समेटने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती,
वे ये तय करती हैं कि मानव सभ्यताएं कहाँ बसेंगी, बड़े बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था किस करवट बैठेगी और हमारा इतिहास कैसे लिखा जाएगा। जो लोग हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखते हैं ना, और चीज़ों को कई अलग अलग नज़रियों से देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये जानकारी एक बहुत ही संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। और इसी के साथ पूरी चर्चा के अंत में इन स्रोतों से ही उपजा एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय सवाल सामने आता है, जो किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? देखिए, इस नदी के भौगोलिक उद्गम को समझ लिया गया है, इसके इतिहास को देख लिया गया है, शहरों के साथ इसके रिश्तों की जटिलता भी हमने देख ली। लेकिन ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि आखिर कैसे पहाड़ों से निकला पानी का एक बहता हुआ स्रोत, एक बिल्कुल साधारण सी भौगोलिक हस्ती, करोड़ों लोगों के लिए एक माँ बन जाती है। एक नदी देवी में कैसे बदल जाती है? क्या ये बदलाव केवल और केवल धार्मिक आस्था का परिणाम है, या इसके पीछे उस समाज के निर्माण और मानव मनोविज्ञान के भी कुछ बहुत गहरे अलिखित कारण छिपे हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं? सच में, ये एक ऐसा विचार है जो इंसान को अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। एक बहती हुई नदी का मां बन जाना, भूगोल और मानवीय भावनाओं का इससे बड़ा कोई संगम शायद ही हो सकता है। और इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज के इस विस्तृत पड़ताल को हम यहीं विराम देते हैं। इस पर आगे विचार करना और खुद से सवाल करना श्रोताओं के लिए एक